मेरे देश की धरती, मेरे वतन की मट्टी, मुखातिब है आपसे धरती पंज दरियावां दी। नाजरीन, मैं आपका होस्ट आसिफ सराह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपकी मुलाकात हाफिज साहब, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, शाह साहब, जो कि एक हमागीर शख्सियत के मालिक हैं, एक कम्प्रीहेंसिव पर्सनैलिटी हैं। कोई दीन का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, शाह साहब की राय अथेंटिक, मुस्तनद समझी जाती है। मेरी मुराद डॉक्टर शाह अब्दुर रऊफ साहब से हम करवाने जा रहे हैं, जो कि दरसो तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं, एडमिन पोस्टों पे भी रहे हैं। जी शाह साहब, क्या हाल चाल है सर आपका? ठीक है, आप खैरियत है? सबसे पहले शाह साहब आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपने अपनी स्टडी जो थी वो स्टार्ट की, किन किन इदारों में आप पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप दोस्तों को बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है। बेसिकली हम मियाँ वाली के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे वालिद साहब टीचर थे, हमारी वालिदा मोहतरमा तालीम याफ्ता ख़ातून थी। उन्होंने एक अज़म के साथ इन सारे मसाइल को बर्दाश्त किया और एक फ़ैसला किया कि मेरे बच्चे जो है वो आला तालीम हासिल करेंगे। हमारे वालिद साहब की ये चाहत थी और हमारी वालिदा मोहतरमा ने उसके मुताबिक हमें जो है वो जो उस वक्त मुयस्सर वसाइल थे उनके अंदर रहते हुए उन्होंने हमारी तालीम व तरबियत का मुकम्मल जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिया। फिर अल्लाह ताला का फजल व करम हुआ। मियाँ वाली से मैंने मैट्रिक की। हमारे बड़े भाई यहाँ पढ़ रहे थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो हम भी लाहौर में आ गए। मैंने यहाँ पे IER से एजुकेशन में मास्टर किया। मेरा जो सर्विस कैरियर का आगाज़ है वो बतौर SV टीचर के तौर पर एलिमेंट्री स्कूल में। और ये एक बड़ी प्यारी सी बात है कि हम जो है वो तहसील ईसा खैल के उन इलाक़ों में हमारी एडजस्टमेंट हुई, अपॉइंटमेंट हमारी, जहाँ पे वो बिल्कुल पुराना माहौल पहाड़ों के अंदर, और वो जोहड़ों में जो है वो पानी जोहड़ों से लेकर पीने वाले लोग, और जहाँ पे बिल्कुल तालीमी माहौल नहीं था। तो हमारा जो है वो अल्लाह ताला की फजल करम से वहाँ पे सर्विस के हवाले से काम करने का हमें बहुत अच्छा मौका मिला कि वहाँ पे बिल्कुल मफलूकुल हाल पोजीशन में बच्चे थे। अगर हम वहाँ सिर्फ 6 महीने रहे, एक गैराबाद स्कूल था, जब हम गए तो उनकी वहाँ पे 12 से लेकर 20 तक से टैंक थी, और हमने इन 6 महीने के अंदर अंदर वालिदैन से रब्ते करके, मुलाकातें करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बच्चों को बुलाया, और 6 महीने के बाद हमारी टैंक जो है वो 150 तक। तो शाह साहब, सबसे पहले हमसे आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक मशहूर स्लोगन जो है मार नहीं प्यार, तो आप क्या समझते हैं, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट आए हैं? जब हम तालिब इल्म थे तो उस वक्त जो है वो जो कंसेप्ट था वो ये चल रहा था कि उस्ताद जो है वो सब कुछ है, और उस्तादों के अंदर भी खैर खाई का दर्जा बला दर्जे का होता था। इंतहाई उनके अंदर खैर खाई, शफ़क़त और मोहब्बत होती थी, और वो जब भी गुस्से में हमें सज़ा देते थे तो वो गुस्से की हालत में नहीं देते थे, बल्कि वो बनावटी तौर पर गुस्सा ज़ाहिर करते थे, अंदर से वो उसी तरह शफ़क़त और मोहब्बत और तरबियत के पहलू उनके अंदर भरे होते थे। और हम ये समझते हैं कि वो बहुत ही प्यारा दौर था, और शायद हम जो है वो आखिरी नस्ल ही हैं जिन्होंने इस तरह के प्यारे असातिज़ा की सोहबत पाई है। कुछ टीचिंग के तौर पर भी तजर्बा रहा है, और फिर एडमिन में भी रहा हूँ। तो मैंने ये महसूस किया कि ये जो मार नहीं प्यार जो है, ये स्लोगन बज़ाहिरन तो अच्छा है, बज़ाहिरन इसके अल्फाज भी बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ जो है वो एक लेवल के लोग नहीं हैं, बल्कि हमारे जो देहात के लोग हैं उनके अलग वहाँ पे वैल्यूज़ हैं। वहाँ पे तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कुछ कमज़ोर पहलू हैं, वालिदैन तालीम याफ्ता नहीं हैं, और शहरों के अंदर कुछ और माहौल है। तो एक ही डंडे से सबको हाँक देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इंसान की जो साइकी है उसमें 2 बुनियादी फैक्टर हैं, एक जो है वो रिवॉर्ड का होता है और एक पनिशमेंट का होता है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि इंसान के अंदर जो तहरीक उठती है किसी भी काम करने की, उस काम करने में 2 बुनियादी फैक्टर हैं। एक उसका जो है वो पनिशमेंट का खौफ होता है उसको, कि मैं ये ना किया तो मुझे नुकसान हो जाएगा, अगर मैंने ये मेहनत न की तो मेरे ये मसाइल पैदा हो जाएंगे, और दूसरा अगर मैंने ये काम कर लिया तो मुझे ये बेनिफिट मिलेंगे,
اس کو جو ہے وہ ریوارڈ حاصل کرنے کا، تو یہ دو چیزیں اس کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں۔ بالکل اساتذہ کو اس انداز سے باؤنڈ کر دینا کہ جناب جو ہے نا وہ آپ تو سزا دے ہی نہیں سکتے، غصہ کر ہی نہیں سکتے، اس میں ایک بات کرنا ضروری تھی کہ اساتذہ کی اگر اس انداز سے تربیت ہو جاتی، جیسے سابقہ روایات ہیں کہ بے پناہ قسم کی محبت ہوتی تھی اور والدین بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر سے زیادہ اپنے اساتذہ کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ بعض اوقات سخت موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم ہوتا ہے، سخت سردی ہوتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ بچوں کو ان کے ماں باپ اساتذہ کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے پیچھے یہی نقطہ نظر کار فرما ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اپنے اساتذہ کے پاس ہم سے بھی زیادہ محفوظ ہوں گے۔ دوسرا کویسچن شاہ صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک ٹیچر کو بچوں کے لیے کیسے رول ماڈل ہونا چاہیے؟ بچے جو ہے وہ اپنے ٹیچر کو کاپی کرتے ہیں، اس کی ڈریسنگ کو کاپی کرتے ہیں، اس کے وے آف ٹاکنگ کو کاپی کرتے ہیں۔ آج کی اس نشست کے حوالے سے سب سے جو اہمیت کا حامل سوال ہے، آپ نے اس طرف توجہ دلائی، گیم چینجر جو پرسنالٹی ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے۔ ٹیچر ہی معاشرے کے سارے شعبوں کے اندر انتہائی اہم رول پلے کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انقلاب جو ہے جو لے کر آئے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما کے طور پر کہ میں معلم بن، اس لیے کہ جو تبدیلی آتی ہے انسانوں کی زندگی میں نا، کسی بھی لحاظ سے ان کی انفرادی زندگی میں یا کوئی معاشرہ بدلتا ہے تو اس کے اندر بیسک رول وہ ٹیچر کا ہوتا ہے۔ ٹیچر جو ہے نا وہ صرف کتابیں پڑھانے کے لیے ٹیچر نہیں ہوتا، بلکہ ٹیچر کی پوری زندگی، اس کی عادات، اس کے خصائل، اس کا چال چلن، اس کا لباس، بچے جو ہے نا اس کو فالو کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو بچے جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیچر کے چلنے کے انداز کو بچے کاپی کرتے ہیں، ان کے بولنے کے انداز کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، اور یہی وہ بنیادی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کی خلوتیں اور آپ کی جلوتیں، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، ہر معاملے میں آپ نے ایک رول ماڈل کے طور پہ انسانوں کے سامنے زندگی پیش کی، اس لیے معاشرے کے بدلنے میں دیر نہیں لگی۔ بالکل جیسے مشرق سے مغرب کی طرف یعنی رخ بدلتا ہے 180 کے درجے پر، پورا معاشرہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے رکھ دیا۔ اس کی انتہائی اہم پہلو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ذاتی رول تھا کہ آپ جو ہے وہ عملی طور پر زندگی بنا کے گزار کے دکھا رہے تھے سب کو۔ ہم میں بہت سے گلے شکوے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے عدلیہ ایسی ہونی چاہیے، اس میں مسائل ہیں، ہماری پولیس میں مسائل ہیں، ہمارے بیوروکریٹس میں مسائل ہیں، ہمارے انتظامیہ میں، پارلیمنٹیرین میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اساتذہ تیار کرنے ہوں گے۔ تربیت کے لحاظ سے ہمارے ادارے بانجھ ہو گئے ہیں، ہمارے بچوں کی اخلاقی تربیت، ان کی نفسیاتی تربیت، ان کی معاشرتی تربیت، ان حوالوں سے بہت کمزور اور پہلو ان کے اندر آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرے میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اب کی جو نسل، ہمارے جتنے اس وقت پارلیمنٹیرین ہیں یا ہمارے عدلیہ کے لوگ ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے انتظامیہ کے لوگ ہیں، بلکہ تمام ہمارے بزنس کے جتنے شعبہ ہے زندگی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے اساتذہ کے سے اور ان اداروں سے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن جو ہے وہ وہاں پہ چونکہ تربیت کے عنصر میں کمی رہی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے یہ لوگ ڈگریاں تو لے کے آ گئے لیکن انہوں نے ایک اچھا معاشرہ ترتیب۔ ٹیچر بیسیکلی بہت سے اس کے رول ہوتے ہیں، اور اس کے ایک اہم ترین رول لیڈر کا ہوتا ہے۔ وہ بچوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک اگر ذہن سازی کرے بچوں کی کہ ہم نے معاشرے کو بدلنا ہے اور ان اخلاقی روایات اور ان اقدار کا حامل معاشرہ بنانا ہے، چاہے وہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ نفسیات کی، اور چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشی ہمارے معاملات کے اعتبار سے ہو، تو ٹیچر نے ہی اس پر ورکنگ کرنی ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اور میں اس میں ایک بات پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے بچے، ہمارے اگر ٹیچرز کو ٹرین کر دیا جائے تو چند ہی سالوں میں پورا ہمارا معاشرہ بدل کے رہ جائے گا۔ آپ دیکھیں کبھی بھی معاشروں کے اندر جو انقلاب آتا ہے، آپ حکومتیں بدل سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے نظام کے اندر تبدیل لا سکتے ہیں، انسانوں کو بدلنے کے لیے کتابوں کے الفاظ نہیں چاہیے ہوتے، انسان تو انسانوں سے بدلتے ہیں، کرداروں سے بدلتے ہیں۔
माशाल्लाह शाह साहब, बड़ी ही आप पॉजिटिव, बड़ी ही अच्छी आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा शाह साहब, माशाल्लाह आपने 6 MA किए हुए हैं। मैं आपकी CV देख रहा था तो ऐसी मेरी नज़रों से गुजरा। बचपन से ही घर में माहौल ऐसा मिला कि इल्म हासिल करने का शौक़ रहा। कुरान पाक मैंने 7वीं क्लास में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था और फिर इसके बाद जो है वो आगे तालीम का सिलसिला जारी रहा। बाहर जाने के हमारे पास वसाइल नहीं थे, मेरी गवर्नमेंट जॉब भी हो गई थी, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। जनरल सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर जो है वो हमें घर से ही एक ऐसा माहौल मिला था कि हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक और उर्दू, फ़िलासफ़ी कि ये इन सब्जेक्ट को हमने मुताला कर रहे थे। हम मुताला का एक माहौल बना हुआ था। तो ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठे बैठे माहौल बन गया। हमने कहा चलें हम पाक स्टडी का एग्ज़ाम देते हैं। MA करने के नुक्ता नज़र से नहीं पढ़ रहा था, किताबों के साथ मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ है और मेरे तमाम मास्टर जो है वो फर्स्ट डिवीज़न में, हाई फर्स्ट डिवीज़न के अंदर होते रहे। अब बेसिकली मैं जो है वो मास्टर करने के लिए नहीं पढ़ रहा था, बल्कि जो है वो किताबों के साथ एक ताल्लुक़ था और आइडियाज़ को मैं जो है वो देखता था। तकरीबन हर फील्ड में दुनिया से बहुत पीछे हैं। टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हमारी डेवलपमेंट में हमें कौन से ऐसे मैयर जो हैं वो लेने चाहिए कि हम अगर दुनिया से आगे नहीं तो कम से कम उनके करीब करीब ही पहुंच सकें? आप क्या समझते हैं? हमारा बड़ा मसला यानी फंसा हुआ है कि हम 100 साल पुराना एक निसाब है जो हम बच्चों को रटवा रहे हैं। और आप देखें कि जो प्रैक्टिकल 9th और 10th में शामिल किए गए हैं, प्रैक्टिकली उनके साथ क्या हशर होता है। तो हम किताबों में अल्फाज के अंदर बच्चों के साथ गुम हो गए हैं। मुक़्तदिर लोग हैं, अगर उन तक हमारा ये मैसेज पहुंच जाए, हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे आप देखें कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के वसाइल मौजूद हैं और हमारे नौजवान जो है वो सिंपल BA MA कर रहे हैं बेचारे और इनके पास कोई स्किल नहीं होती है। अगर हम अपने बच्चों को स्किल मुहैया करें, मैं आपको यूरोप की मिसाल दूंगा। ये 16वीं सदी से पहले ये उंदलस में हमारे पास आके तालीम हासिल करते थे और टेक्नोलॉजी की चीज़ें सीखते थे। हमारे कुछ लोगों की मैं समझता हूँ कि नाकबत अंदेशी थी कि वो अपने अयाशी में मसरूफ़ हो गए और उन्होंने उस तौर पे वर्क नहीं किया जैसे करना चाहिए था। हमारे ही किताबों से यूरोप ने जो है वो फ़ायदा उठाया और वो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर आगे बढ़ गए, जबकि हमारे लोग सिर्फ जो है वो मकानात और बिल्डिंग्स और तामीरात के अंदर गुम हो गए। नौकरियां देना ये एक ज़हन बना दिया गया है, ये भी एक गलत ज़हन है। मैं समझता हूँ बच्चों को जो है वो इस तरफ माइल करना ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल वर्क, उनको हुनर सिखाए जाएँ और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसी फैक्ट्रीज़ और ऐसे इदारे बनाए जाएँ। और इसमें बेशक जो हमारा जिनको हम नफ़रत भरी निगाहों से देखते हैं, कुछ लोगों ने माल को जमा कर लिया, बड़े अमीर बन गए हैं, मैं कहता हूँ कि उनको भी अगर इस तरफ माइल कर लिया जाए, कुछ ऐसे मुखलिस लोग अगर पैदा हो जाएं कि वो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ ऐसे इदारे और फैक्ट्रियाँ बनाएं जहाँ पर जो है देखें आप छोटी छोटी चीज़, आप जो है वो आपके कपड़े, जूते, घर में किचन के इस्तेमाल की चीज़ें तक आप जो बाहर के मुल्कों से जो है वो ले रहे हैं, तो फिर आप अपने बच्चों के लिए तो आपने रास्ते ही नहीं छोड़ा कि वो आगे बढ़ सकें और वर्क करें। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में जो मौजूद हमारे पास वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, उन मादनियात को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस लेवल की फैक्ट्रीज़ अगर बनाई जाएँ और बच्चों को अमली तौर पर काम करने के मौके मुयस्सर किए जाएँ, तो हमारा बच्चा मैट्रिक के बाद जो है एक बहुत अच्छे फ़न का भी माहिर होगा और उसको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि वो अपने डिग्री हाथ में लिए फिर रहा हो कि मुझे कहीं जॉब दी जाए, बल्कि वो ख़ुद अपना जो है वर्क शुरू कर सकता है। और कुछ अरसे के बाद मैं समझता हूँ ये 10 से 1 साल के अंदर अंदर हमारा मुल्क तमाम चीज़ों के एतबार से ख़ुद कफ़ील हो सकता है और ये बेरोज़गारी का जो कॉन्सेप्ट इस वक्त दिन ब दिन आगे बढ़ी, ये सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। हर एक को काम करने के मौके मिलेंगे। और फिर इसके साथ ये कि कुछ हमें अपने बच्चों में जो है वो दीनी तरबियत भी बहुत ज़रूरी है कि इनका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के जो मकासद बताए हैं कि ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाए, वो मकासद भी इनके मुतय्यन होंगे तो इनको ज़िंदगी अपने रुख पर गुजारना आसान होगी। इसमें आप अलैहिस्सलाम की तालीमात पर आप गौर करें तो आपने हर सहाबी को जो है वो मेहनत और मुशक्क़त पर डाला है, मुजाहिदे पर डाला है। ये जो तन आसानी है और आसाइश परस्ती है, ये हमारा मिजाज नहीं है और ये मिजाज हम गैरों से सीख रहे हैं। हमारे बच्चे इस तरफ मीडिया पर
ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور تن آسان اور خواہش پرستی کی طرف، اور وہ محنت اور مجاہدے کا جو مزاج تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے۔